महल की ऊंची ऊंची दीवारें, चमचमाता फर्श और खिलते हुए फूलों की महक, यह था अमरगढ़ का राज्य। इस राज्य में राज करते थे राजा विक्रम और रानी नैनावती, और उसकी एक बेटी थी राजकुमारी फूलकुंवर। देखो देखो ये तितली को, ये तितली तो मेरी चूड़ी पर आकर बैठ गई है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर है। राजकुमारी, आप तो सच में भाग्यशाली हो। प्रकृति भी आपसे मिलने के लिए चली आती है। भाग्य का तो पता नहीं, पर मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। राजकुमारी फूलकुंवर कोमल हृदय के साथ बहुत ही साहसी भी थी। वो अत्यंत ही प्रजा प्रेमी और पराक्रमी थी। चलो चंपा, आज तुम और कुछ दासियां पुराने तहखाने की साफ सफाई कर दो। कई साल हो गए तहखाने की साफ सफाई किए हुए। ठीक है महारानी जी। कुछ दासियां मिलकर तहखाने की साफ सफाई कर रही थी। तभी वहां पे राजकुमारी फूलकुंवर आती है। आज अचानक ही तहखाने की साफ सफाई क्यों हो रही है? काफी समय से साफ सफाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज साफ सफाई करवाई जाए। महारानी जी, हमें यहाँ अजीब सा आईना मिला है। ऐसा लग रहा है वो कई साल पुराना है। उसकी चमक से ऐसा लग रहा है काफी रहस्यमय है। कहाँ है वो आईना? मुझे वहाँ ले चलो। रानी नैनावती और फूलकुंवर दोनों आईने के पास जाते हैं और देखते हैं कि आईना चमक रहा था। फिर वो एक सैनिक को बुलाती है और महाराज को आईने के बारे में बताने को बोलती है। जाओ, जाकर महाराज को बताओ, हमें तहखाने में एक रहस्यमय आईना मिला है। देखने पर पता लग रहा है जो कई साल पुराना है। फिर सैनिक राजा विक्रम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमें अजीब सा आईना मिला है एक तहखाने में। लगता है कहीं 100 साल पुराना है। इसे महल के खजाने में रखो और ध्यान रहे इसे कोई छेड़े नहीं। महल में राजा विक्रम और सभी इस आईने को लेकर बहुत ही परेशान थे, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी फूलकुंवर कुछ अलग ही सोच रही थी। उसे इस आईने के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी। राधा, मुझे लग रहा है इस आईने में कुछ रहस्य है। मुझे इस आईने के बारे में और जानना है। हाँ राजकुमारी फूलकुंवर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस रात सब सो जाते हैं, तभी राजकुमारी चुपके से तहखाने में जाती है। जैसे ही उसने आईने को छुआ कि उसकी तरह चमकने लगी और उसमें धुंधली आकृति दिखने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी, तुम्हारे राज्य का भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है। क्या तुम सच जानना चाहोगी? तुम कौन हो? लेकिन आईना कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देता है। राजकुमारी फूलकुंवर घबराते हुए बोलती है, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? मैं हूँ चंद्रकांत आईना। सदियों से यहाँ बंद हूँ। मैं केवल उसी से बात करता हूँ जिसके हृदय में जिज्ञासा, साहस और दया हो। राजकुमारी फूलकुंवर, तुम्हारे राज्य पे बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है और उसे टालने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे पास है। संकट? कैसा संकट? और मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? सच को जानने के लिए तुम्हें गांव के बाहर आई गुफा में जाना पड़ेगा। उस गुफा के अंदर जाकर तुम्हें उस राज का पता चलेगा। लेकिन सावधान राजकुमारी, उस गुफा के अंदर छल भी है और सच्चाई भी। राजकुमारी फूलकुंवर तहखाने से लौटकर अपने कक्ष में आकर सोचती है, मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? लेकिन अगर राज्य पर संकट आ रहा है तो मुझे जरूर जाना चाहिए।
अगले दिन राज्यसभा में राजा विक्रम बैठे हुए थे और मंत्री से राज्य की चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है। महाराज, पड़ोसी राज्य विजयनगर की सेना हमारे राज्य की सीमा पर डेरा डाल रही है। सैनिक की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं। क्या? यह तो युद्ध का संकेत है। लेकिन क्यों? लेकिन हमारी तो उसके साथ मित्रता है। यही वो संकट है जिसकी चेतावनी आईने ने दी थी। मुझे सच पता लग गया है अब। उस आईने ने सच ही बताया था मुझे। जाओ, हमारे सभी सैनिकों को तैयार करो युद्ध भूमि में जाने के लिए। अब महाराज प्रताप का सामना रणभूमि में ही होगा। हाँ बोलिए राजकुमारी, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? राधा, मुझे गांव के बाहर वाली गुफा में जाना होगा। उस गुफा में ही इस संकट का राज है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन क्यों राजकुमारी, आपको उस गुफा में क्यों जाना है? मैंने तो सुना है कि वो गुफा भूतिया है। लोग कहते हैं वहाँ जो जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता है। लेकिन राधा, मैं नहीं गई तो राज्य का नष्ट हो जाएगा, ऐसा उस आईने ने बताया है। तुम डरो मत, हम मिलकर खोजेंगे इसका राज। ठीक है राजकुमारी जी, अगर राज्य की सुरक्षा की बात है तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। फिर जैसे ही रात होती है, राजकुमारी फूलकुंवर और राधा दोनों गुफा में जाने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी, मुझे डर लग रहा है। ये रास्ता तो कितना डरावना है। डरो मत राधा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जब हृदय में सच्चाई हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वो औरत राजकुमारी को देखकर बोलती है, ओ राजकुमारी, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वहाँ साहस ही काम आएगा। पर इतना याद रखना, जो चेहरा दिखेगा वो चेहरा असली नहीं होगा। आप कौन हो और आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या था? और वो औरत, वो कौन होगी? राधा, यह संकेत है कि ये रास्ता कठिन है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से आगे चलती है और गुफा के पास आती है। यही है वो रहस्यमय गुफा। चलो अंदर जाते हैं। राजकुमारी जी, अभी भी समय है, हम राजमहल लौट चलते हैं। नहीं राधा, हम डर कर लौट गए तो हमारा राज्य का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हमें अंदर जाना ही होगा। फिर राजकुमारी फूलकुंवर और राधा दोनों अंदर जाती है। गुफा में काफ़ी अंधेरा था। जैसे ही वो दोनों अंदर जाती है कि अचानक प्रकाश फैल जाता है और उसके सामने अपना घर दिखने लगता है। राजकुमारी फूलकुंवर, यहाँ पे मेरा घर दिखाई दे रहा है और मेरी माँ मुझे बुला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। राधा इतना बोलकर उस प्रकाश के पास जाती है। राधा, रुक जाओ, यह भ्रम है, वहाँ पे मत जाना। लेकिन राधा फूलकुंवर की बात मानती नहीं है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है कि वो प्रकाश उसे अंदर खींच लेता है। बचाओ, बचाओ मुझे, राजकुमारी फूलकुंवर, बचाइए मुझे। सुनो वो गुफा, तुम्हारा छल अब मुझ पर नहीं चलेगा। राजकुमारी फूलकुंवर राधा को ढूंढते ढूंढते अंदर जाती है। जैसे ही वो आगे गई, उसने देखा वहाँ एक संत समाधि में बैठे हुए थे। राजकुमारी फूलकुंवर को आते हुए देखकर संत बोलते हैं, स्वागत है राजकुमारी फूलकुंवर। मैं जानता था तुम यहाँ आओगी। आप कौन है ऋषिवर, और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ।
ये गुफा सच और झूठ की परख कराती है। वो तुम्हारे राज्य का भविष्य इसी पर निर्भर है। उस ऋषि ने अपने हाथ उठाए और एक मंत्र पढ़कर उसने राजकुमारी को एक दृश्य दिखाया जहाँ पे विजयनगर के राजा एक आक्रमण की योजना बना रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक काली परछाई छिपी हुई थी जो उसे युद्ध करने के लिए उकसा रही थी। राजकुमारी, असली दुश्मन विजयनगर का राजा नहीं है, किंतु यह एक जादूगरनी है। वो शक्ति चाहती है जो रहस्यमय आईने में छुपी हुई है। अगर उसे ये शक्ति मिल गई तो दोनों राज्य का विनाश निश्चित है। मुझे इस परछाई का राज जानना ही होगा। राजकुमारी इतना बोल ही रही थी कि वो संत अदृश्य हो जाते हैं। वो गुफा के बाहर निकलने के लिए वहां से लौटती है। हा 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 हा, ये है इस राज्य की राजकुमारी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? अंधकार में से एक लंबी काले वस्त्र वाली औरत बाहर आती है। यही थी कामिनी जादूगरनी। राजकुमारी, वो आईना मेरा ही होगा, तुम चाहो या फिर ना चाहो। वो जादुई आईने की ताकत मेरे पास ही आएगी। शक्ति सिर्फ उस पर आधारित है जिसका मन पवित्र हो, और तुम्हारा मन तो लालच और अंधकार से भरा हुआ है। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी जादुई लाठी से वार करती है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई कभी नहीं हारेगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती राजकुमारी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बल शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मदृढ़ता से होना चाहिए, समझी तुम? फिर से कामिनी अपनी जादुई छड़ी से राजकुमारी पर वार करती है और फिर से राजकुमारी फूलकुंवर उससे बच जाती है। हा 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 हा, कमजोर लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत सकती हो? मैं 100 साधकों का बल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस बहुत हुआ, अब और ये मैं खेल नहीं खेलूंगी। सीधी तरह से मुझे वो आईना दे दो, वरना मैं तुम्हारे राज्य को राख में मिला दूंगी। उसी क्षण गुफा में एक रोशनी प्रकट हुई और रहस्यमय आईना बीच में से प्रकट हुआ। कामिनी, तुम मुझे सदियों से पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रख, मैं सिर्फ उसी का हूँ जिसका मन निर्मल हो। ए जादुई आईने, मैं तेरी मालकिन हूँ, तू मुझे शक्ति दे, वरना मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। आईना राजकुमारी के पास जाकर बोलता है, राजकुमारी, ये कामिनी मुझे कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मेरी ताकत को पाना चाहती है। ये कभी भी मेरा नाश नहीं करेगी। तुम मेरा सही इस्तेमाल करके उसका विनाश कर सकती हो। हे जादुई आईने, मैं कोई शक्ति अपने लिए नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ अपने राज्य और लोगों की रक्षा करनी है। राजकुमारी इतना बोल ही रही थी कि तभी कामिनी उस पर अपनी जादुई छड़ी से वार करती है। यह देखकर राजकुमारी आईने को अपने बीच में रख देती है। जैसे ही वो आईना बीच में रखती है कि जादूगरनी का जादू आईने पे पड़ता है और सीधा उस पर ही जाकर गिरता है और उसका वहीं पे नाश हो जाता है। ये असंभव है, मेरा विनाश नहीं हो सकता है। नहीं। जैसे ही कामिनी का नाश होता है कि राधा भी वहाँ पे आ जाती है। यह देखकर फूलकुंवर बहुत ही खुश होती है। राजकुमारी, आपने कर दिखाया, हमारे राज्य को उस जादूगरनी के जादू से बचा लिया। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ इस जादुई आईने ने किया है। नहीं राजकुमारी, तुम्हारे जैसी साहसी लड़की उस जादूगरनी के जादू से लड़ पाई और अब तुम्हारा राज्य सुरक्षित है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। इतना बोलकर आईना लुप्त हो जाता है। फिर राजकुमारी और राधा दोनों राजमहल लौट आती है। जब राजा विक्रम को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमारी को गर्व से कहा, राजकुमारी फूलकुंवर, आपने वो कर दिखाया जो कहीं राजकुमार भी नहीं कर सकते। आपकी चतुराई और निडरता के कारण आज हमारा राज्य सुरक्षित है। पिताजी, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा कर्तव्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई।
अपने राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।